जी ये मैंने 20 पॉइंट्स मतलब ये लिखा था कि मैंने इसको 20 पार्ट्स के अंदर तकसीम करके फिर अपलोड किया। पहला देखते हैं जी, फ्रांसिस गाल्टन इज द बिग पोर्टर दैट हेरिडिटी प्ले अ वाइटल रोल इन द चाइल्ड डेवलपमेंट। फ्रांसिस गाल्टन ने ना थ्योरी दी थी। मतलब इसने जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हवाले से ना, कि हर इंसान यूनिक है, हर फर्द के अंदर जो है वो उसके अंदर डिफरेंसेस हैं, उसकी यूनिकनेस है, दूसरे से मुनफरिद है। तो बहरहाल इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, और आइंदा मैंने प्लान में लिखी हुई है फ्रांसिस गाल्टन के ऊपर कि इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में वीडियो। तो ये था जिसने पर्सनैलिटी के हवाले से वीडियो दी, मतलब दिया था, कंसेप्ट दिया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हवाले से बात की थी फ्रांसिस गाल्टन ने। साइकोलॉजिस्ट था, और इसने कहा था कि जो हेरिडिटी है ना, इसका बच्चे की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। जैसे हमने पहले बात की है कि बच्चे की ग्रोथ के ऊपर जो ना सारा असर जो होता है ना, सारा कुछ जो इन्वायरमेंट की बुनियाद पे होता है। बच्चे की जो ग्रोथ है उसके अंदर हेरिडिटी के कम रोल है, इन्वायरमेंट से ज्यादा रोल है। तो जबकि ये जो फ्रांसिस गाल्टन था, इसका ये था कि ये कहता है कि जो हेरिडिटी है इसका ज्यादा रोल है। सेकंड है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो कंप्लीट यानी होलिस्टिक मुकम्मल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होती है? होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसके अंदर ये 5-7 चीजें आती हैं। होलिस्टिक एक मुकम्मल डेवलपमेंट किसी बच्चे की से जब जब कहीं पे ये वर्ड यूज हो ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल डेवलपमेंट सबसे पहली चीज होती है जो बच्चे की होती है, फिजिकल डेवलपमेंट है, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव का दूसरा नाम ये इसको, क्योंकि कॉग्निटिव थोड़ी ब्रॉडर है, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वो थोड़ी स्मॉलर टर्म है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसी तरह के यानी कि जो उसकी एक कंप्लीट एक मुकम्मल शख्स की तमाम खसूसियात जो हैं, तमाम एक मुकम्मल इंसान बनने के अंदर जो उसको जिन चीज़ों की जो चीज़ें उसकी ग्रोथ होती है, तो वो कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो इसकी है ना, इसी का बेसिकली कंसेप्ट यही था कि बच्चों की मुकम्मल ग्रोथ हो। लेकिन इसी जो है ना वो भी अब खौफ की अलामत बन चुका है। मैं पहले भी आप लोगों से बात हुई थी, और आइंदा भी, बल्कि मैं आप लोगों को एक एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनिस्ट तो एक टर्म यू है, बरल मैं एक बीइंग एजुकेशन स्टूडेंट, मैं आपके साथ ये कहूंगा कि अपने बच्चों को कभी भी 6 साल की उम्र से पहले स्कूलों में दाखिल नहीं करवाइए। मिनिमम कम से कम 5 5 साल के बाद दाखिल करवाइए। स्कूल खौफ बेच रहे हैं। चाहे जितने भी बड़े स्कूल हैं, वहाँ कुछ ना कुछ डिसिप्लिन्ड है। बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखाना 5 साल तक, बच्चे को 5 साल तक कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाना है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट और वैसे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। यानी बच्चा खुद अपना नॉलेज बिल्ड करे, खुद घूमे फिरे, कोई उसे डिक्टेशन देने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो। हर वो चीज जो नुकसानदेह है उसको बच्चे की पहुंच से दूर रखें, लेकिन बच्चे को उससे दूर ना किया जाए। यानी उसके लिए कोई बाउंड्री सेट ना की जाए उसको। हमारा बच्चा पैदा होता साथ ही वो ना ना ना, यानी कि वो कोई लाखों दफा ना जो है ना वो अपने पहले 2-4 महीनों में सुन लेता है। तो इन चीजों से हमें बचाना। खैर, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कहते हैं कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, इसे एजुकेशन वाले कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको तस्लीम नहीं करता। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास उस तरह इसी है नहीं ना जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारे ना कॉलेजों के अंदर, मेरी मिसेज जो है कॉलेज में पढ़ाती हैं, तो कॉलेज में वहाँ पे उन्होंने ना आया रखी हुई, मतलब वो जो होती है केयर गिवर। तो बच्चे जो है ना, वो उन्होंने एक बुढ़ी सी रखी हुई है। अब मैंने कहा इस बुढ़ी के पास बच्चे रहेंगे कैसे, यानी एक बूढ़ी औरत के पास बच्चे कैसे रहेंगे? तो एक तो यंग, और फिर जो डेडिकेटेड हो चिल्ड्रन के साथ, और फिर हर 2 चिल्ड्रन या 5 मैक्सिमम चिल्ड्रन के ऊपर एक होनी चाहिए। इस तरह की चीजें नहीं। थर्ड, अ गुड टेस्ट विल हैव वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी। अहम सवाल है, अहम बात है कि अच्छा टेस्ट वो होता है जो वैलिड हो। वैलिड मैंने क्या बताया था आपको? वैलिड टेस्ट वो होता है जिसके अंदर आप वट वी इंटेंड टू मैयर, वट वी सपोज टू मैयर, यानी आप वही मैयर करते हैं जो आप मैयर करना चाहते हैं। आपने कहा जी कि 3 चैप्टर का टेस्ट होगा, तो टेस्ट 3 चैप्टर से हो। फेस का होगा तो फेस से हो। आपने कहा एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा तो एमसीक्यूज हो। यानी जो आपका इरादा था, जो आपने कहा था, वही चीज मैयर करना, उसके हट के कुछ ना करना। जो स्कीम बोर्ड ने दी है उस स्कीम के अकॉर्डिंग पेपर देना, ये सारी वैलिडिटी होती है। रिलायबिलिटी होती है कि जिसके अंदर कंसिस्टेंसी हो,
यानी मैंने एमसीक्यूज का पेपर बच्चों का चेक किया, 20 एमसीक्यूज थे, मैंने 20 में से 18 नंबर लगाए। अब अगला बंदा आके एक और उसको रीवेरीफाई करता है, चेक करता है, वो 18 में से 16 कर देता है, तो भाई रिलायबिलिटी कहाँ रही? बल्कि यही होगा ना, एमसीक्यूज में तो वैसे भी मैंने 18 लगाए हैं, तो दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए तो वो 18 से 19 नहीं कर सकता, 17 नहीं कर सकता। यानी कंसिस्टेंसी है कि जिसके अंदर चीजें जो है ना वो उसी तरतीब के साथ चल रही हैं, इसे रिलायबिलिटी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी जो अपने मकसदियत के ऊपर पूरा उतर रहे हो, कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये एम कैट का टेस्ट देके बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो एमबीबीएस डॉक्टर बनने के काबिल होंगे। अब मैंने वो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो उनकी बच्चों की जो है ना मिसाल के तौर पे इसे इसे हम ऑब्जेक्टिविटी कहेंगे, उस मसले के ऊपर पूरा। अब वो मेरा जो टेस्ट है जैम कैट का है, वो कुछ और ही मेजर करने लग जाए, वो कोई बच्चों के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो, भाई इंग्लिश वाले का क्या काम है वहां पे, हम तो मेडिकली देखना है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिविटी वो है जो मकसदियत के ऊपर। यूजिबिलिटी, यूजिबिलिटी हम कहते हैं ऐसा टेस्ट जो बनाना भी आसान हो, जो लेना भी आसान हो, जिसको जो है ना वो नंबर लगाने भी आसान हो, जिसके जो है ना वो इंटरप्रेट करना भी आसान हो। यानी ऐसा टेस्ट बड़ा मजे का होता है, यानी वो उसकी यूजिबिलिटी या कहते हैं कि ये फायदा में अच्छा टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अभी मैंने एक पेपर में बना रहा था, तो उस पेपर के अंदर मैंने जो है वो सवाल भी शामिल किया रिसर्च के अंदर। जी किसी का सवाल है कोई? सर अवेलेबल हुए ये तो बता दीजिए। ऑब्जेक्टिविटी का बताइएगा। ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं मकसदियत के ऊपर पूरा उतरना, मकसद के ऊपर पूरा। मकसद ये है कि अब देखिए जो ई कैट का टेस्ट है, एम कैट का टेस्ट है, ये मिसाल के तौर पे आप स्पेशल एजुकेशन के अंदर जा रही हैं, और आपका जो ये स्पेशल एजुकेशन का टेस्ट आएगा वो ये मेजर करेगा, बताएगा कि ये बंदा जो है ना, ये बंदा जो है वो जब ये पेपर देगा, तो अगर वो पेपर में इतने नंबर ये पास होता है, तो इसका मतलब है कि इस स्पेशल जो बच्चे हैं ना उनको पढ़ाने का पता है, इसको उसकी इंफॉर्मेशन है। अब अगर आपका पेपर में स्पेशल एजुकेशन का लूं, जो आपका है हेयर इम्पेयरमेंट का, तो उसकी जगह पे सवाल मैं सारे शामिल कर दूं जनरल एजुकेशन के कर दूं, जिसका हेयर इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, तो ऐसा टेस्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर पूरा नहीं ना उतरता। यानी उसने मकसद तो ये था कि ये देखना कि ये बंदी जो है वो एलिजिबल है उनको पढ़ाने के लिए, जो स्पेशल एजुकेशन हेयर इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं, या अगर तो वो चीज मेजर ही नहीं कर रही जो है इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के मुताबिक, सवाल पेपर था ही नहीं, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा ना। तो ऑब्जेक्टिव इन मकसद जो है उस मकसद के ऊपर पूरा उतरे। ठीक हो गया? क्लियर? जी सर। सर ओके। ये जो हम एक टेस्ट लेते हैं फिर वो रीटेस्ट होती है, तो जी ये रीटेस्ट जो है वो कंसेप्ट हमारा वैलिडिटी में आ जाएगा या फिर हम उसका आउटकम देखेंगे अगर। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये जी जी, रिलायबिलिटी वो होगी। रिलायबिलिटी में आ जाएगा सर। हाँ जी जी, ये रिलायबिलिटी। जब एक आप टेस्ट लें, फिर दोबारा वही टेस्ट लें, ठीक है, और फिर जी पहले के नंबरों को और दूसरे को नंबरों को कंपेयर करें कि कितना फर्क आया है, इसे रिलायबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, रिलायबिलिटी में याद रखें कि मैक्सिमम मैक्सिमम 10% से ज्यादा गैप हो तो वो रिलायबल नहीं हो। ठीक है ना? आप कहेंगे ना कि सर क्या मिसाल के तौर पे कि मैंने 90 नंबर लगाए हैं, और आप पेपर चेक करते हैं और आप 83 84 लगा देते हैं, तो इट इज एक्सेप्टेड। लेकिन मैंने 90 नंबर लगाए हैं और आप आके 70 नंबर लगा देते हैं, 20 नंबरों का गैप आ गया, तो ये पेपर रिलायबल नहीं होगा, ये मार्किंग रिलायबल नहीं होगी। क्लियर? सर। सर अगर हम टेस्ट ले रहे हैं 50 स्कोर आता है जी और हम दोबारा से वही टेस्ट ले रहे हैं, अगर 70 आ जाता है यानी कि यहाँ पे तो हमें वो कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही, सेम रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर भी वो जो है हमारी जी रिलायबिलिटी में आ जाएगी क्यों। जी बिल्कुल, वो रिलायबल टेस्ट नहीं होगा, बस हम ये कहेंगे कि ये रिलायबल टेस्ट नहीं है। देखो अच्छा। बात ये कंसेप्ट किस लिए दिया गया? ये जी कंसेप्ट सर। इसलिए दिया गया कि आप करते हैं, मैं ऐसे टाइप क्वेश्चन पेपर लेता हूँ, मुझे बड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और मैंने बच्चों को जब 6 मार्क्स दिए उसके अंदर उस सवाल के, और कोई और बंदा आता है उसको 3 मार्क्स दे देता है, कोई आता है 9 मार्क्स 9 दे देता है। अब ये वाला टेस्ट, यानी इसकी रिलायबिलिटी हम कहेंगे कि नहीं है, इसकी रिलायबिलिटी होता ही ऐसे है ना, ऐसे के टाइप का जिसके जो दिल करे कोई, तो अब वो हम उसे कहेंगे ये रिलायबल नहीं है। रिलायबल वो होगा जिसकी जो है ना वो उसको नियरेस्ट रहेगा, बहुत थोड़े मार्जिन के साथ फर्क। मतलब सर हमारे जो एमसीक्यूज टेस्ट हैं वो ज्यादा रिलायबल हैं कंपेयर टू जो हमारे वो हंड्रेड ऐसे परसेंट टाइप रिलायबल बन जाते। जी, 100% रिलायबल।
हंड्रेड 100% रिलायबल। रिलायबल। बाकियों में जो जी, रिलायबिलिटी वो आप कम सबसे होती ज्यादा कहेंगे जाती। ट्रू फॉल्स, मैचिंग, ठीक है, ट्रू फॉल्स हो, मैचिंग हो, या ये दूसरे एमसीक्यूज हो, इनके अंदर 100% रिलायबिलिटी। फिर आ जाता है आपके पास ये फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे हम कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब चूंकि उसके अंदर हमने ये कंप्लीशन आइटम, जिसके अंदर हमने कुछ ना कुछ लिखना होता है ना, चाहे एक वर्ड ही लिखना होता है, लेकिन हो सकता है कि वो वर्ड कोई इसकी जगह पे सिनोनिम लिख देता है और अगला बंदा चेकर बंदा जो है ना वो उसको गलत कर देता है, पॉसिबिलिटी है। तो यानी ये कम रिलायबल है। शॉर्ट क्वेश्चन ये कम रिलायबल है। लेकिन सबसे कम लोवेस्ट रिलायबिलिटी सप्लाई जो है वो टाइप होती है टेस्ट। ऐसे टाइप क्वेश्चन। सप्लाई टाइप में जो रिलायबिलिटी है वो एमसीक्यू से कम है, लेकिन वो अच्छी खासी है। यानी सप्लाई टाइप में मैं बात यही कर रहा था, कंप्लीशन आइटम या सप्लाई टाइप या एमसी वो फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसके अंदर आपने कोई वर्ड लिखना है, तो हो सकता है कि वर्ड जो है ना वो चेक चेक करने वाला, आपने कुछ सिनोनिम लिखा है, कोई वर्ड उसी का मीनिंग सेम है लेकिन वर्ड आपने और लिखा है, हो सकता है वो गलत कर दे। यानी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये रिलायबिलिटी के करीब करीब होगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी रिलायबिलिटी करीब करीब होंगे। अगर 2 नंबर का सवाल है तो अगर आपने ठीक लिखा है तो 2 नंबर ही मिलेंगे। कोई ऐसा खड़ूस होगा जो 1 नंबर दे दे, पूरे 2 नंबर में दे। लेकिन जो रिलायबिलिटी जो है ना वो नहीं होती ना या कम होती है, वो ऐसे टाइप के अंदर रिलायबिलिटी बहुत कम है। इज इट ओके? जी सर। जी सर, जी सर। ओके जी। फोर्थ है हमारा जी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं लोगों के हवाले से जानना, ठीक है, लोगों के मतलब लोगों के मुतालिक जो है ना वो इंफॉर्मेशन रखना है। इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिकनेस इन डिफरेंट नेशनलिटीज एंड कल्चर अक्रॉस एजेस। दुनिया के अंदर रहने वाले, ये एक फील्ड है, यानी एक डिग्री है एंथ्रोपोलॉजी। इसको आप ये कहते हैं कि लोगों के मुतालिक इंफॉर्मेशन, इन लोगों का कल्चर क्या है, लोग बोलते कैसे हैं, लोग रहते कैसे हैं, पाकिस्तान में कैसे रह रहे हैं, जापान में कैसे, कोरिया के अंदर कैसे, डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करना, डिफरेंट नेशनलिटी के लोगों को स्टडी करना, तो इसको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा 5, अलामा सर इकबाल स्टडी ऑफ टॉक अडल्ट अबाउट क्या है? सेल्फ स्टडी ऑफ। एंड्रागोजी है। अडल्ट का कह रहे हैं, मुंह में एंड्रागोजी है आई थिंक। एंड्रोगोजी को कहते हैं जी पेडागोजिकल सर। स्टडी ऑफ टीचिंग, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को लीड करना। तो एंड्रोगोजी होता है बड़ों को लीड करना, ठीक है, बड़ों को पढ़ाना। ठीक सर। अच्छा जी। अच्छा जी, अब है फिफ्थ हमारा, अलामा इकबाल ने किस चीज का कंसेप्ट सेल्फ, ये खुद ही का कंसेप्ट नहीं कहते, खुद यानी अलामा इकबाल ने सबसे ज्यादा जो बात की है वो खुद ही के ऊपर बात की है, शहीन से तशबीह देता है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन, ये जो खुद ही है, इसको इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। सवाल पूछा जाता है कि किसने सबसे ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर गौर फोकस किया मुसलमान थिंकर्स में से, पोएट में से, तो आपने ये अलामा इकबाल लगाया। सिक्स है अकॉर्डिंग टू सुकरात एजुकेशन इज द सर्च ऑफ ट्रुथ। ठीक है, कोई कौन कहता है ये, तो एजुकेशन मतलब एजुकेशन इज द सर्च ऑफ ट्रुथ, रिसर्च इज द सर्च ऑफ ट्रुथ। तो ये बात सुकरात ने कही थी कि एजुकेशन इज द सर्च ऑफ ट्रुथ। ठीक है। सेवंथ है द फर्स्ट मदरसा ऑफ इस्लाम वाज सूफा। अच्छा, ये यहाँ पे मैं बात क्लियर कर दूं। एक तो हमारा मक्का के अंदर एक जो पहाड़ी थी, क्या उसका पहाड़ी का नाम था, किसी को याद है? वो मक्का की जो पहाड़ी मशहूर थी जहाँ पे सल्लम जनक चढ़ के खुतबा बुलाया भी था, सबको कहा भी था कि लोगों, अगर मैं कहूँ कि दूसरी तरफ से लश्कर आ, क्या मेरी बात पे यकीन करेंगे? अ, मक्का की उस पहाड़ी का नाम, बहरहाल, अ, चलो याद आ गया तो बता दूंगा। तो उस पहाड़ी के दामन के अंदर हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। ठीक है। जब हबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, नबूवत के बाद उन्होंने अपने दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और अपने बाकी दोस्तों को दीन की दावत दी। उन्होंने दीन की दावत को कबूल किया, तो बाकियों को सिखाने के लिए कि दीन क्या है, वसल्लम ने हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर एक आरजी मदरसा, जिसे ऐसे मदरसा समझ लें कि जहाँ पे दिन के टाइम में किसी एक मखसूस टाइम के अंदर वसल्लम जाते और वो भी अपने टाइम से उधर से फ्री होके, वो साहबा जो दीन सीख वो आते और वसल्लम उनको दीन के मुतालिक दीन सिखाते। और इस तरह वो साहबा अरकम रजी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मक्का के अंदर, मक्का के अंदर जो है वो कौन, किसका घर था, किस सहाबी का घर था जिसको सल्लम ने जहाँ दीन की तबलीग है, वो हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है जी। और अगर बात हो मदीना की, अब आ जाते हैं मदीना।
तो वो था मस्जिद नबवी के अंदर एक चबूतरा था, छप्पर जैसे बोलते हैं ना, चबूतरा, तो उसका नाम था सुफा। और वो था, और वहां पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ सहाबा कराम को दीन सिखाते थे। और ये वो वैस अगर पूछा जाए ये तो पहली रेजिडेंशियल प्लेस कौन सी थी, यानी जहाँ पे सहाबा रहते थे, मदरसा, ऐसा मदरसा तो वो यही सुफा था मदीना के अंदर। कि मुख्तलिफ इलाकों से सहाबा आते थे और वो दीन सीखते थे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब दीन मुकम्मल कर लेते, सीख लेते, तो वसल्लम उन्हें फिर मुख्तलिफ कबीलों के अंदर भेज देते थे। और वहां जाके वो बाकी लोगों को दीन की तबलीग करते थे। ठीक है। तो ये सुफा मदीना के अंदर है, मस्जिद नबवी के अंदर था। और जो अरकम है ये मक्का के अंदर था। और ये एक सहाबी अरकम थे उनके घर के अंदर, उनके घर के। ये क्लियर हुआ, इसमें कोई मसला है मक्का मदीना वाला में? सर अगर उनका रेजिडेंशियल नाम भी पूछा जाए अरकम मदरसा था, तो उनका जी, उस नाम भी सहाबी का अरकम नाम था, अरकम था। और उनके घर का मतलब जी, जगह का नाम भी अरकम। मतलब उसी निस्बत से हम जानते हैं, मतलब यानी हजरत अरकम वो रजी अल्लाह मदीना में। ताला अन्हु का घर था। तो इसलिए दार का मतलब होता है घर, दर, दार अरकम, तो उसको दार अरकम कहा गया कि हजरत अरकम के घर के अंदर जो ये मक्का में था, दार अरकम मक्का में था। ठीक है। और जो सुफा था ये मदीना के अंदर था। सुफा जो है वो, अच्छा ये भी याद रख लें, इस सवाल पूछ सकता है शायद कि जो सुफा के सहाबा पढ़ते थे ना, जो तालीम मुकम्मल कर लेता था, यानी वसल्लम जिसको मोहर लगा देते, यानी बता देते कि इसने सीख ले, इसको सिखा ले, तो उसे कहते थे कारी कहते थे। ठीक है, उसको कारी, पहली दफा जो लफ्ज कारी इस्तेमाल हुआ ये वसल्लम के सुफा से पढ़े हुए सहाबा को, जो वहां तरीन मुकम्मल, उन्हें कारी कहा जाता है। फिर एक वक्त के अंदर 70-70 सहाबा भी वहां पे रहे। ठीक है। वहां से सबसे ज्यादा जो सीखने वाले वो बिलियों वाले साहब, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है, वो उन्होंने सबसे ज्यादा हदीस लगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 9 है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। ये जॉन डेवी की बुक है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म। इसने फिलोसफी भी दी सर थी जॉन डेवी सर ने। जी जी। सर 6 पॉइंट में जो सोक्रेट का नाम है, इसके हवाले से मैं, जी ये सोक्रेट सर टीचर था प्लेटो का, और प्लेटो अरिस्टोटल का, और अरिस्टोटल अलेक्जेंडर द ग्रेट का था, ऐसे है सर। जी बिल्कुल। और इसके सुकरात सर का जो हम शागिर्द सुकरात। सोक्रेट, अरिस्टोटल और प्लेटो के जो हमने थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में पढ़े, अलेक्जेंडर द ग्रेट का कोई इस तरह से कोई क्वेश्चन आ सकता है इसमें, या इसका कोई एजुकेशन नहीं, में कोई अलेक्जेंडर द कंट्रीब्यूशन है? ग्रेट, नहीं, कोई कोई बिल्कुल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अलेक्जेंडर द ग्रेट बेसिकली ये था कि जिसने बड़ी थोड़ी उम्र के अंदर दुनिया को फतह की, मुख्तलिफ मुल्कों में जंग लड़ी, बस। यानी ये शागिर्द उसका था जिसका तारीख हिस्ट्री के अंदर नाम है, जंगों के लिहाज से माना जाता था कि यहाँ हमारे क्या कहते हैं, ये आपके गुजरांवाला तक जो है ना, ये यहाँ तक आया था। तो मतलब ये जो है ना, इस लिहाज से इसको जो है ना अहमियत हासिल है। बाकी इसका कोई एजुकेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं। ठीक है जी। जी सर, अच्छा, थैंक यू उसके सर। बाद फिर बात करते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। इसके ऊपर तो डिटेल में बात की थी कि तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, आई थी तब जब मैंने पॉइंट यहाँ पे शामिल किया। तो फॉर्मल एजुकेशन वो जहाँ पे रिजिड रूल्स होते हैं किसी एक इदारे के अंदर, प्रॉपर टाइम, यूनिफॉर्म, प्रॉपर एग्जाम, प्रॉपर सिलेबस, यानी एक प्रॉपर तरतीब को फॉलो करना पड़ता है। इनफॉर्मल एजुकेशन कहीं भी, मतलब कभी मीडिया जो जहाँ से भी हमें मौका मिले सीखते हैं, हर कहीं से हम सीख रहे होते हैं, इसे इनफॉर्मल कहते हैं। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होती है कि जो जहाँ पे हमारे पास रूल्स आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, चीज़ों को अगर मैंने आपको इसकी निशानी बताई थी कि अगर जिस चीज़ का शेड्यूल के अंदर आगे पीछे किया जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी है, हम कर सकते हैं। जहाँ पेपर अगर ना भी दिए जाएं तो काम चल सकता है, या पेपर के शेड्यूल को आगे पीछे किया जा सकता है, तो उसे हम नॉन फॉर्मल में काउंट करते हैं। ठीक है। जैसे मतलब कोई कोर्स किया है तो उसका पेपर होना, तो आपकी मर्जी है कि आगे कर लें, इसकी डेट अगले दिन दे लें। और जबकि एक जो रिजिड रूल्स होते हैं वहां तो एक डेट फिक्स है, अगर नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। इसको नॉन फॉर्मल बोलते हैं। बाकी ये मैंने जो डिटेल में बताई है। 13 है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? देखिए, ग्रोथ होती है किसी भी शख्स का, किसी भी चीज का कद का बढ़ना, यानी हाइट बढ़ना, वेट का बढ़ना, किसी के फिजिकली जाहिरी तब्दीली आना, उसे हम ग्रोथ काउंट कर रहे होते हैं। ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। यानी बाल हमारे सारी जिंदगी बड़े होते रहते हैं, नाखून हमारे सारी जिंदगी बड़े होते रहते हैं, लेकिन हाइट हमारी एक जगह पे आके रुक जाती है।
और इसके अलावा जो हमारा वेट है ये भी कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो ये कंटिन्यूअस एक चलता रहता है और टिल डेथ ये काम चलता रहता है। और इसको हम, ये ग्रोथ हो गया। इक्वल, पता नहीं मैंने यहाँ पे किस निस्बत से लिखा था, मुझे अब याद नहीं। डेवलपमेंट वो होती है कि जिसके अंदर, यानी ये ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव चेंज है, जो हमें अपेयरेंस के अंदर जिस तरह चेंजिंग आ रही होती है। और जो क्वालिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, क्वालिटी डेवलपमेंट चेंज वो होती है जो जिसके जिसको हम ना वैसे ही कहते हैं डेवलपमेंट किसी भी चीज की क्वालिटेटिव चेंज, यानी किसी बंदे का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ गया है, बंदा सही उसने ये चीज सीख ली है, वो पहले नहीं जानता, अब सीख लिया है, उसको चलना फिरना सब कुछ ये पता चलता है, तो इसको हम डेवलपमेंट कह रहे होते हैं। लेकिन याद रख लें, डेवलपमेंट इज द कम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ भी डेवलपमेंट में आएगी, ठीक है। यानी डेवलपमेंट इज द कम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट इज द सम ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। चाहे वो चेंज क्वांटिटेटिव में हो चाहे क्वालिटेटिव में हो, डेवलपमेंट में दोनों आएंगे। और ग्रोथ के अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव होंगे और डेवलपमेंट के अंदर दोनों होंगे। 15 है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट रोल इन ह्यूमन ह्यूमन ग्रोथ। हेरिडिटी क्या है? विरासत है। जैसे बालों का रंग आपका जो है ना वो गोल्डन कलर है, आंखों का रंग है, आपकी जाहिरी शक्ल सूरत है, आपकी जैसे आजकल होती है कि शुगर है बच्चों को, पेरेंट्स को तो बच्चों को शुगर है, उनकी किसी को कोई और हेपेटाइटिस होती है, विरासत में चल, यानी वो तब्दीलियां, वो चीजें, या किसी के वालिदैन की हाइट अच्छी है तो बच्चों को हाइट अच्छी है, तो वो जो चीजें जो विरासत के अंदर से बच्चों को मिल रही होती हैं वो हेरिडिटी तरफ से होती है। और इन्वायरमेंटल वो चीजें जो विरासत की तरफ से नहीं, मतलब वो जो माहौल से सीखती हैं। यानी अगर आप केपीके में रहते हैं तो जाहिर बात है वहां पे आप जैसे पठानों की शक्ल सूरत होती है, ठंडे इलाकों में रह के तो आप वैसे ही बन जाएंगे। तो मतलब ये कल्चर टू कल्चर होता है, ये जो सोसाइटी से हम सीख रहे होते हैं, जो सोसाइटी हमें सिखा रही होती है, माहौल से सीख रहे होते हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट। 16 है जी जेबी वाटसन। जेबी वाटसन ये बिहेवियरिस्ट था। और असाइन योर चिल्ड्रन, इसने कहा था कि अपने बच्चे मुझे दे दो और फिर मुझे बता दो आप जैसे चाहते हो मैं वैसे बना दूं। ये कहता था डोजन ऑफ चिल्ड्रन गिव टू मी, मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो और मुझे अगर चाहते हो तो मैं इनको डाकू बना दूंगा, मैं डॉक्टर बना दूंगा, मैं इंजीनियर बना दूंगा, जैसा कहोगे वैसा बना दूंगा। तो ये नहीं, एक बिहेवियरिस्ट था और ये कहता था कि ये जो बाकी कोई कुछ हेरिडिटी नहीं होता, सारा कुछ जो है ना ये एनवायरमेंट होता है, मुकम्मल रोल जो है ना इंसान का। वो इस तरह जॉन लॉक भी कहता है कि ह्यूमन इज द चाइल्ड इज द स्लेट, यानी उसको स्लेट की बात करता है कि जिसको ब्लैंक स्लेट है उसको चाहे ऊपर जो चाहे लिख लें। 17 है ह्यूमन इज द सोशल एनिमल अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, कहता है कि इंसान जो है ये सोशल एनिमल है। देखिए वो आज एक तहरीर ऐसे ही नजर से गुजरी, और जिसमें वो कहता है कि जो है ना जानवर खालिश दूध देता है और अशरफुल मखलूकात जो है वो उस दूध के अंदर पानी मिला देते हैं। तो इंसान जो है ना ये कहता है कि सोशल एनिमल है। और सोशल एनिमल से मुराद ये है कि देखें आप खुद बच्चों को देखें ना, तो बच्चे एक जानवर की तरह ही उनकी है, आपने उनके हैबिट्स को मोल्ड करना होता है, उन्हें हर चीज सिखानी होती है। बेटा जैसे वो आपने जो है वो वॉशरूम कैसे यूज करना है, आपने कपड़े पहनने हैं। बच्चे को तो कपड़े सेपरेट रहना उसे अच्छा लगता है कि वो दिल करता है उसको कि बिल्कुल फ्री हर तरह से आजाद होकर फिरें, कि मुझे कपड़े ना पहनाएं। और क्योंकि वो फितरत मतलब एक एनिमल है, सोशल एनिमल है। अरिस्टोटल का गार्ड मेरा कोई इस्लाम के लिहाज से पता होने लगा ये, तो ये अरिस्टोटल ने कहा था सोशल एनिमल की बात की। 18 है नॉन डायरेक्टिव गाइडेंस कंसेप्ट वाज गिवन बाय, ये हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग का हम टॉपिक पढ़ चुके हुए हैं उसके अंदर, साइकोलॉजी के अंदर। ये उसके अंदर डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव इलेक्टिव की बात की थी। और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग वो होती है कि जो कार्ड रॉजर्स ने दी थी, जिसके अंदर ये होता है कि जो काउंसलर है वो डायरेक्ट नहीं करता, बल्कि वो उससे अगले जो काउंसली है ना उससे सवाल जवाब, यानी काउंसली से हाँ अच्छा ठीक क्या हुआ, अच्छा उसी के बातें पूछ पूछ के ना उसको खुद ही मिलता जाएगा आंसर जो है ना। काउंसलिंग, कभी आपने किसी काउंसलिंग का सेशन किसी ने लिया है? अगर लिया है तो आपको अंदाजा होगा कि काउंसलिंग कैसे होती है। मैं लेता रहा हूँ सेशन, जहाँ से सीखने को मिले तो भाग के जाता हूँ सीखने को। तो काउंसलिंग एक सेशन मेरा था और तकरीबन वो 2 घंटे चला। और उसने मुझे, बंदे ने कायल करना था जो काउंसलर था, कि मुझे जो है ना अगले 3 मेरे पास गोल थे कि मैं जो फ्यूचर के अंदर परस्यू करना चाहता था। तो मैं, मेरे पास चॉइस नहीं हो रही थी कि मैं किसी एक के ऊपर चलूं। मैं सीएसएस भी करना चाहता हूँ कि मैं उसके एग्जाम भी दूं, मैं जो है ना वो ये एजुकेशन भी परस्यू करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस भी करना चाहता हूँ। 3 मेरे पास ऑप्शन है, तीनों शौक है मेरे।
अब मैं किसी एक पे जाऊँ, अगर तीनों पे जाऊंगा तो अब मुझे वो 1 घंटे से ज्यादा का जो सेशन चला, उस सेशन के अंदर उस बंदे ने मुझे जो है ना वो कायल करने की कोशिश की, सवाल जवाब में, हाँ इसका फिर एंड क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, क्या होगा, इस तरह का। अच्छा, गाइडेंस और काउंसलिंग, ये बात तो बदल टॉपिक है पूरा। गाइडेंस के अंदर ये होता है कि आप एक बंदा जो ज्यादा नॉलेजेबल है, वो बंदा, या एक नॉलेजेबल बंदा जो कम नॉलेज वाले बंदे हैं, या किसी चंद लोगों के अंदर किसी सेमिनार की, वर्कशॉप की सूरत के अंदर या क्लास के अंदर उनके अंदर आगाही फैलाता है, अवेयरनेस फैलाता है, उनको कोई चीज समझाता है, बताता है, तो इसको हम जो कहते हैं कि ये मतलब इसे गाइडेंस में गई। काउंसलिंग जो होती है ना, 1 to 1 होती है, यानी एक तो इसके अंदर वो बंदा जो काउंसलिंग करने वाला एक्सपर्ट होगा। नहीं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, अपने आप को नॉमिनेट करता हूँ कि आपने भाई जिसने काउंसलिंग करवानी है मेरे साथ रब्ता कर ले, मेरे से टाइम ले ले। अब क्या, किसी को मैरिज मैरिटल प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का जो है वो करियर प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का एजुकेशनल प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को जो है बिजनेस प्रॉब्लम चल रहा है, तो भाई आप पूछेंगे कि सर करियर काउंसलिंग किस फील्ड के अंदर है, तो ये जो काउंसलर होते हैं ना, ये स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, लॉ का काउंसलर है, या इस तरह के, इस कंसल्टेंट जैसे बोलते हैं डॉक्टरों को, तो ये स्पेशलिस्ट होते हैं, और ये 1 to 1 मीटिंग होती है, ये सिक्रेसी रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, किसी अपने काउंसलिंग की बात किसी को बताते नहीं है कि इसने मुझसे ये चीजें पूछी, पूरा एतमाद लेना, ये पूरी एक फील्ड है। और दुनिया में लोग इससे बहुत कुछ कमा रहे हैं। मेरे मुर्शिद कासिम अली शाह साहब जो हैं लाहौर के, वो नियर अबाउट 40,000 चार्ज करते हैं एक बंदे की 1-2 घंटे की काउंसलिंग का, तो ये प्रॉपर एक बड़ी फील्ड है ये। उसके बाद है जी 20 टेक्स्ट बुक बोर्ड। ये जो हमारे जो बोर्ड है ना, एक तो टेक्स्ट बुक बोर्ड, जहाँ हमारी किताबों का बनना, किताबों का प्रिंट होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, बाइंडिंग होना, ये सारा काम जो है ये टेक्स्ट बुक बोर्ड करते हैं ये। और इसके अलावा ये जो हमारे सानवी या आला सानवी तलीमी इदारे, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यानी ये जो हमारे बोर्ड्स हैं, क्या बोलते हैं इनको, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के इम्तिहान लेते हैं, ये 1959 के अंदर ये रेकमेंड किए गए थे, 1959 की कमीशन के अंदर। 1959 कमीशन किसने दिया था, जरा दिमाग के ऊपर जोर लगाइए। एस एम शरीफ, और साथ में कौन था सदर, कौन था, अयूब खान था, तो उसने दिया था, और 1959 में रेकमेंड किया गया, और 1962 के अंदर ये बना। ठीक है जी, 20 पॉइंट क्लियर हुए। आगे चलते हैं, अभी हमारे पास टाइम 7 मिनट है इस सेशन के खत्म होने। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब ये तो स्पेशल एजुकेशन बेहतर तो है। मैडम क्या नाम है आपका, इम्तियाज बीबी, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दें तो। सुन रही हैं अगर आप मुझे, तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे ओसीडी क्या होते हैं, ताकि जो बंदे रियल लाइफ के अंदर इन चीजों को फेस कर रहे हैं वो बता दें। सर ये ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जिसमें एक बंदा जो है उसमें एक ऑब्सेशन यानी कि वहम चल रहे होते हैं और वो कंपल्सरी कर देते हैं कि उसकी वजह से कोई ना कोई जो हरकत है ना फिर उस बंदे ने जो है वो शो करनी है। जैसे एक बंदा बार बार अपने हाथ धो रहा है, वो हाथ धो रहा है उसके अंदर वो हाथ से जो धो रहा है उसका बिहेवियर है। ठीक है, वो उसकी कंपल्शन है किस चीज़ की, जो उसके माइंड में चीज चल रही है कि उसके हाथों पे जरासीम लगे हुए हैं, तो बार बार वो जरासीम जो है वो समझता है धो के आया फिर धोने चला गया, तो उसकी जो है वो पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब होकर जाती है। इसी तरह जो बंदा बार बार अपने ताले को चेक करने जाता है, उसके अंदर जो ओवर थिंकिंग चल रही होती है ना, जो उसके वहम ऑब्सेशन चल रहे होते हैं, उसकी वजह से कोई ना कोई कंपल्शन उस पर आ जाती है कि वो उसकी वजह से हरकत करना शुरू कर देता है, तो उसको ओसीडी कहते हैं। अब आम हालात में भी माशाल्लाह। हमारे जहन में बहुत सारी हाँ जी, चीजें आती हैं। खिड़की बंद की है नहीं, फिर दरवाजा लोग जो है काफी बार बार चेक करते हैं कि डोर सही से हाँ बंद जी। है या नहीं है। अब आवाजें सम टाइम आती है ना, हम्म इधर आवाजें भी आ रही होती जो हमें नहीं आती, सम टाइम आवाजें हमें नहीं आती, तो वो उनको आ रही होती हैं। मतलब वो उनके ना एक वो नहीं नहीं, अनकॉन्शियस माइंड में अब वो चीज इसकी चल। वजह से ना, नहीं, ओवर ओवर थिंकिंग किसी भी चीज पे आ जाना और उसकी वजह से ये तो हो गया ना, ओसीडी का हो गया, तो ऑब्सेशन आ रहे हैं जिसका मतलब उर्दू में कहेंगे वहम आ रहे हैं। ठीक है, जी जी और बिल्कुल। कंपल्शन तब बनेगा जब उस सोचने की वजह से कोई कंपल्शन तारी हो जाती है और आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो बार अब बार चीज एक को बार किया, रिपीट दो बार करना। किया, लेकिन हाँ जी। हाँ सर जी, मैं भी एक लेकिन एग्जांपल डिसऑर्डर देता हूँ। बनने के लिए, जी जी। डिसऑर्डर बनने के लिए एक चीज का लाजमी है कि उसकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ मुतासर हो चुकी है। और वो 4D भी होते हैं एक डिसऑर्डर को जो है वो कैटेगराइज करने के लिए, जिसमें
जो है वो सबसे पहले डेवियंस होता है, फिर डिस्ट्रेस होता है, फिर डिसफंक्शनिंग और फिर डेंजर आते हैं। 4 डी होते हैं और 3 चीज़ें पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है वो उसकी मुतासर हो जाती है। वेरी गुड। जी मुनव्वर साहब आप क्या कह जी रहे थे? सर। हाँ जी सर, एक टीचर थे तो उनके ना बेटे की डेथ हो गई एक्सीडेंट के थ्रू ना। तो उन्होंने वो खुद जी एक्सीडेंट लाइव देखा। तो बाद में सर उसको इशू ये बन गया कि वो बाइक पे जा रहे होते या साइकिल पे जा रहे होते तो रास्ते में जाते जाते वापस हट जाते थे। तो लोग देखते थे कि आप ये क्या कर रहे हैं। वो कहता था कि मुझे ना अभी ऐसा लगा कि अभी मेरे बेटे का ना दोबारा एक्सीडेंट हो गया तो वो मर रहा है। तो वो बार बार अक्सर औकात वो जाते जाते फिर वापस चल पड़ते थे, फिर आगे जाते थे, फिर वापस चल पड़ते थे। तो आई थिंक ये भी तो ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ही बन गया ना। नहीं, ये ना पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। वो क्रोनिक स्ट्रेस है उसकी, या उसकी वो जो है वो क्रोनिक नहीं है, लेकिन ये अभी पीटीएसडी में चल रहे थे। पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उनके साथ कोई ना कोई डिजास्टर हुआ है ना, तो इस चीज़ ने उनको स्ट्रेस में डाला होता है, तो वो उसमें चल रहे होते हैं। लेकिन वो जी हर जगह पे उनको डिसफंक्शन नहीं किया हुआ, वो उस खास रास्ते पे जाते हैं तो तब करते हैं। तो ये तो पीटीएसडी में किसी हद तक आता है कि वो स्ट्रेस ले रहे हैं उस इवेंट की जो उनके साथ हुआ था। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। ठीक सर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। T22 और 23 रिपीटेड है, आरकाम और सिफा की बात हमने पहले कर दी है। अच्छा, इसके बाद 24 है हायर एजुकेशन एट सब कंट्री। अच्छा याद रख लें, जो हायर एजुकेशन है ये बर सगीर के अंदर ये अरबी जबान में, ठीक है, क्योंकि अरबी ये जो बर सगीर के अंदर आने वाले बादशाह, आने वाले जंगजू ये थे, ये ज्यादा अरब से, अरब कल्चर, और फिर उस दौर के अंदर जो एजुकेशन है ना ये अरब के अंदर सबसे ज्यादा थी। तो बाद में यूरोप पे इस तरह, पहले जो है ना यानी अरब अरब वाले जो है ना एजुकेशन के अंदर आगे थे। तो हायर एजुकेशन अराबिक में होती थी। हमारी बड़ी सारे बुक्स जो लिखती होती थी इब्नुल हैशम, इनकी सारी अराबिक में होती थी इस तरह। तो जो जो दूसरी हमारी लोकल जो निचले वाले अर्ली एजुकेशन है वो फारसी में होती थी, ठीक है। उसके अलावा मदरसा रहीमिया, ये शाह अब्दुल रहीम जो है वो इसके फाउंडर थे, उन्होंने बनाया था सब कंट्री बड़े सगीर के अंदर। और शाह अब्दुल रहीम, मेरा ख्याल है कि शाह वलीउल्लाह के पोते पर पोते ऐसा कुछ है। एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम जो पहली दफा शुरू हुआ, यानी जो साल के बाद एग्जाम होगा, क्योंकि बड़े सगीर में इम्तिहान का निज़ाम नहीं होता था। ये होता था कि कोई बंदा कोई चीज सीखेगा और सीख के उसको कहीं अप्लाई करेगा। ये जो एनुअल एग्जाम का निज़ाम, ये आदिल शाह बादशाह था बड़े सगीर का, उसने जो ना पहली दफा सालाना इम्तिहान का निज़ाम शुरू किया। पहला मदरसा जो बनाया गया वो मदरसा बगदाद में बनाया गया, निज़ामुल मुल्क ने बनाया, ठीक है, निज़ामुल मुल्क सहालवी ने पहला मदरसा, फर्स्ट मदरसा बगदाद इराक के कैपिटल के अंदर 1066 के अंदर बनाया। इसका बाद में सदर वो इमाम गजाली भी रहे थे, नाजिम, 1066 के अंदर, ठीक है। जामिया मुस्तनसरिया, ये एक बादशाह था, ये भी इराक का बादशाह था, मुस्तनसर बिल्ला। मुस्तनसर बिल्लाह एक बड़ा ही मतलब इसका दौर बड़ा शाहाना दौर था, बड़े ज्यादा मुसलमान इस दौर के अंदर बड़े अमीर हुआ करते थे, और जो बात जो मतलब रियासत थी वो भी बड़ी अमीर थी। तो बगदाद में के अंदर चूंकि निजामुल मुल्क मदरसा था, अब उसके मुकाबले मुकाबले में क्या लेंगे, उसकी साइड पे इसने एक मदरसा बनाया, मुस्तनसर बिल्ला जामे मुस्तनसिया। और ये इतना एक अजीम शान इसने बिल्डिंग बनाई, पहली दफा बड़ी बिल्डिंग जो किसी ने ये ऐसे, क्योंकि ये जो मदरसे हैं इनको जामिया इसलिए कहते हैं, जामिया यूनिवर्सिटी को कहते हैं, जैसे आज हमारी ये यूनिवर्सिटी है इनको उर्दू में जामिया बोलते हैं। तो जामिया मुस्तनसिया ने एक सबसे बड़ा मदरसा जो है ना उसने बनाया। और उसके बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग होना, वहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना, वहाँ पे लॉल्टेन के लिए प्रॉपर बच्चों को तेल का मिलना, उनको अच्छा खाना मिलना। अदरवाइज जो मदरसों का निज़ाम बड़े सगीर में ये रहा है, उसका ये होता था कि बच्चे खुद इलाकों से रोटी इकट्ठी करके लेके आते थे और फिर खाते, इस तरह होती थी, या लोगों को जिम्मे होता था कि फलां के आपने 5 बच्चों की रोटी देनी है, आपने इतनी। तो यहाँ पे यानी हुकूमत स्कॉलरशिप भी देती है, अमीर पहली दफा एक प्रॉपर जो है ना वो जबरदस्त निज़ाम चला। उसके बाद जी मिच्योर रिलेशनशिप विद क्लासमेट अचीव इन एडोलसेंस, 13 11 साल से लेके ना या 13 साल कह लें, 19 साल तक वो एडोलसेंस जो एज होती है, इसके अंदर थोड़े मिच्योर रिलेशनशिप होते हैं। इससे पहले जो रिलेशनशिप बच्चे आपस में बनाते हैं या जो भी, वो रिलेशनशिप इंतहाई मिच्योर होते हैं और पल भर के लिए होते हैं, और बाद में जाके वो वहाँ पे कुछ लंबे, बल्कि हम आप खुद देखिए 19 साल तक हमारे 11वीं 12वीं की 9वीं 10वीं की जो हमारे क्लास फेलो आज भी हमें याद हैं, बल्कि रास्ते में रहते हैं। बाकी तो यूनिवर्सिटी ये वाले तो फिर सेल्फिश जमाना आ जाता है, उससे पहले वाले तो हम जरा भूल ही जाते हैं। अच्छा जी,
31st टाइम खत्म होने को है, और जैसे ही एंड होगा मैं इंशाल्लाह